बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 18.5। 18.4 तक हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे 18.5। इससे पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जो हम लोगों ने 18.2 में क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस में और 18.5 में कोई फर्क नहीं है, बस मामूली सा फर्क है, लेकिन बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। वो फर्क क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब जैसे 18.2 था, वहां पे उन्होंने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से वेरी कर रही है, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y जो है ना वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या अगली क्वांटिटी क्या पता है, स्क्वायर में हो क्यूब में हो, ऐसा भी पॉसिबल था, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि जो हमारा एक वेरिएबल था वो किसी और वेरिएबल से वेरिएशन में है, लेकिन अगला भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल से वेरी कर रहा है, यानी कि y जो है ना s की प्रोपोर्शनल भी है और y जो है ना वो z के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल भी है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा कि y जो है ना वो x इंटू जी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट वेरिएशन। बाकी हमारे सारे स्टेप्स वगैरह एग्जैक्टली सेम होंगे जो हम लोगों ने 18.2 में कवर किए थे। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ के अंदर फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो वहां भी जो एक्सीलरेशन था वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो एक्सीलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, तो ये मेरे पास कहलाएगा जॉइंट वेरिएशन। या फिर अगर मैं बात करूंगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर पहले ही से दो वेरिएबल हो गए, ठीक है, M1 M2 दो अलग अलग वेरिएबल है, और उसके बाद जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो क्या आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब मैं साइन को हटाऊंगा तो कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट जी के बराबर होगा। लेकिन हम जब मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट को हम के ले लेंगे। असल में हमने कोई भी एक वेरिएबल लेना है कि ये जो क्वांटिटी है इस फैक्टर से इससे प्रोपोर्शन में है, तो वो फैक्टर हमने निकालना होता है। तो बाकी स्टेप्स हमारे एग्जैक्टली 18.2 जैसे, ये कोई फर्क नहीं है। अब जरा हम सॉल्व करते हैं 18.5 के क्वेश्चंस को। जी एक्सरसाइज 18.5 क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, यानी कि y इन दोनों क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के भी और z के भी, ठीक है। उसके बाद जाके मुझे वैल्यूज दी हुई, मुझे y x z तीनों की वैल्यू दी हुई, तो इन तीनों की वैल्यू को पुट करके मैं कांस्टेंट k निकालूंगा और उसके बाद कोई भी रिलेशन निकालना है कि भाई x इतना है तो y निकालो या y z इतना x निकालो, तो वो मैं इजिली निकाल लूंगा। तो स्टेप्स हमारे एग्जैक्टली सेम होंगे। तो y जो है वो एक्स स्क्वायर और z के प्रोपोर्शनल है, तो हम स्टार्ट करेंगे। y जो है ना वो जॉइंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर इंटू जी के, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ जाएगा, तो y इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जी। सबसे पहला काम क्या होता है, के निकालना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो मेरे शुरू में तमाम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, ठीक है, वहाँ दो थे 18.2 के अंदर, तो मेरे तीनों की वैल्यू दी हुई होगी, तो तीनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो के निकल आएगा। दी हुई है कि नहीं, तो यस दी हुई है बिल्कुल। y6 है, x4 है, z9 है, तो इन तीनों वैल्यू को मैं पुट करूंगा 1 के अंदर, तो मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा और बाद में k की वैल्यू को दोबारा 1 में पुट करूंगा तो y का रिलेशन आ जाएगा बाकी दोनों वेरिएबल के साथ, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, ठीक है। अच्छा वैल्यूज क्या है मेरे पास, y6 x4 और z9। पुट y इक्वल टू 6 कॉमा x इक्वल टू 4 एंड g इक्वल टू 9 इन अबव इक्वेशन। इसको हम पुट कर देंगे अबव इक्वेशन, अबव बोल देंगे, ठीक है। तो y की जगह 6 आ जाएगा, 6 इक्वल टू के, x की जगह 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, z 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इक्वल टू के इंटू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 16 और 9 दोनों कैसे हो रहे मल्टीप्लाई, तो 6 से हो जाएंगे डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू के। सॉल्व कर लेते हैं।
2 3 the 6 और टू, सॉरी, टू 3 2 the 6, 3 2 the 6 और 3 3 the 9, यहाँ पर 2 था। ठीक है, उसके बाद 2 1 the 2 और 2 8 the 16। तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे 8 × 3 24। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/24। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह 1/24 और x² × z। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया y का x और z के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब अगर मुझे इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू गिवन होगी, बाकी थर्ड की निकालनी होगी, तो वो मैं निकालता रहूंगा। तो आगे जाके 2 या 3 पार्ट भी हो सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, y को एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z निकाल लिया। उसका ये आंसर आ गया मेरे पास, y = 1/24 x²। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -8 एंड z = 12। तो x और y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। x और z की वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा क्वेश्चन ए के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x = -8 एंड z = 12। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, अब बोल देते हैं, यानी कि ऊपर ही लिखी थी इक्वेशन में। तो y = 1/24, x की जगह -8 का स्क्वायर और z की जगह 12। ठीक है, 12 × 12, 12 × 24। तो y कितना आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64/2। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 32 आ गई। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। 18.5, y 32 आ गया। ठीक है, और ये 1/24 को मैंने x² z/24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे होंगे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अब आप लोग वीडियो को बंद करके 2 3 4 5 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट करके कोई भी प्रॉब्लम है, देन आप लोग देखें कि क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जितना ज्यादा खुद सॉल्व करेंगे तभी आप लर्न करेंगे। लेकिन मैंने हर सवाल को सॉल्व करवाना है, तो इसलिए मैं आगे करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर है। y वेरीज डायरेक्टली एस x एंड u²। ठीक है, तो y और x और u² दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x एंड u का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, y = k x इंटू यू का स्क्वायर। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब मुझे y x और u की वैल्यू मालूम होगी, पुट कर दूंगा तो k निकल आएगा। सही। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब दो, y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u² एंड इनवर्सली एज v, यानी कि y इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v के इनवर्सली, v और t इन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएबल है। भले कितने भी ज्यादा हो जाए, हमारा स्टेप और मेथड एग्जैक्टली सेम होगा, भले 4 वेरिएबल हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 वेरिएबल है। y जो है वो x और u² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v और t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, y जो है ना x और u² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v और t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो टर्म हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, तो वो अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में आती है। तो क्या बन जाएगा, y = k(x)u²/vt। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, y40 है, x8 है, u5 है, v3 है और t2 है। शुरू में मुझे तमाम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी। इसको पुट करके मैं निकालूंगा k, और k की वैल्यू के जरिए मैं निकालूंगा रिलेशन y का बाकी तमाम वेरिएबल के साथ। उसके बाद मुझे कोई भी अननोन निकालना होगा वेरिएबल। इस तरह हमारे सेम होंगे और क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर होंगे। अच्छा, अब मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुट y कितना है भाई, y40 x8 u5, y40 x = 8
u इक्वल टू 5 कॉमा v इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 2 इन अबव। यानी इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी k की वैल्यू। तो y कितना था 40, 40 इक्वल टू k, x कितना है 8, u का स्क्वायर, u कितना 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v कितना है 3 और 2। अब k कितना था कि 3 और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो 40 से हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 40 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब 8 और 5 का स्क्वायर कैसे हो रहे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 40 से हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 8 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जो जो कट रहा है वो हम कर देंगे, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 1 द 4, 4 10 द 40। ठीक है, अच्छा 5 2 द 10 और 5 5 द 25। नीचे 5 बच गया, ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 2, तो ये बन गया 6/5। तो हमारे पास के का आंसर कितना आ गया 6/5। ठीक है, अच्छा 2 से 4, 43 2/8 इंटू 25। ठीक है, 4 10 द 40, ये 2 और 3 बच गया सही। ठीक है, के हमारे पास आगे 6/5। अब इस वैल्यू को वापस कहाँ पुट कर देंगे हम 1 के अंदर, पुट अबव वैल्यू इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू के की जगह 6/5, तो ये 6x यू स्क्वायर अपॉन 5 बी टी। तो ये हमारे पास y का ये रिलेशन x यू स्क्वायर b और t के लिहाज से, इससे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब मेरे पास आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v एंड t हमने कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x u v एंड t आर गिवन। ठीक है, तो अब मैं x u v और t की जो गिवन वैल्यूज को पुट करूंगा तो y आ जाएगा। x कितना है -2, u कितना है 4, तो पुट x इक्वल टू -2 कॉमा u इक्वल टू 4, x -2 हो गया, u4 v3 और t -1, v इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू -1 इन ए। इसको हम ए में पुट कर देंगे, अब मैं यहाँ ए में पुट कर देता हूँ। तो y इक्वल टू 6, एक्स की जगह कितना -2 का स्क्वायर, नहीं x तो -2 ही है, u का स्क्वायर है, u कितना 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 5 v की जगह कितना 3 और t की जगह -1। ठीक है, अच्छा अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 इंटू -2 -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 द 64 माइनस का, तो y कितना आ जाएगा -64 और -5, तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 64/5। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आया है। आंसर आ गया 64/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। W varies directly as u square and inversely as cube root of v एंड W इक्वल, अच्छा मतलब है कि ये रिलेशन है, y जो है ना u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v के क्यूब रूट के डायरेक्टली इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मुझे W u और v तीनों की वैल्यू दी हुई है, इससे मैं क्या निकालूंगा k निकाल लूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे कहानी की निकाले रिलेशन को तो निकालना पड़ता है ये। ठीक है, हर सब लिखा होता है ना कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड g एंड सो ऑन। ठीक है, तो राइट W एज अ फंक्शन ऑफ u स्क्वायर एंड v
यू स्क्वायर एंड बी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमने फिर भी निकालना पड़ता है, ठीक है। उसको निकाल लेने के बाद जो रिलेशन आएगा उसी के जरिए मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी। सॉल्व करे करना हमने वैसे ही है जो तरीका हमारे पास क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर था। तो डब्ल्यू जो है ना वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नई फाइल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। डब्ल्यू जो है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, v के क्यूब रूट के। तो v का क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं, रेडिकल साइन v और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, तो w इट इज इक्वल टू k इंटू ये यू स्क्वायर रहेगा, इसको मैं v की पावर 1/3 भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मुझे w u और v इन तीनों की वैल्यू पुट करके k निकालना है। तो पुट w इक्वल टू वॉट, 216, u इक्वल टू 6 और v27। u 6 है और v27 है, इसे मैंने ऊपर पुट कर दिया। तो हमारे पास w कितना था, 216, इट इज इक्वल टू k 6 का स्क्वायर और 27 का क्यूब रूट, यानी कि 27 की पावर 1/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 216 वैसे ही रहेगा, ये k बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा, 27 की पावर 1/3 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 12 36, ठीक है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है। 27 को हम 3 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये दोनों कट जाएंगे तो 3 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। मैंने मजीद सॉल्व करके बता दिया। अच्छा, अब ये 12 जो है ना, यहाँ 216 से हो जाएगा डिवाइड, 216/12 इट इज इक्वल टू के। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 216/12, ठीक है। डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं, 216 डिवाइडेड बाई 12 18 आ रहा है, ठीक है। के इक्वल टू 18, ठीक है। अब पुट अबव वैल्यू इन 1, अब इसको वापस कहाँ पुट कर देंगे, 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 18 यू स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, इसको v की पावर 1/3 कह दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे निकालनी तो है ताकि मैं अननोन वेरिएबल को निकाल सकूं। अच्छा, अब मुझे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इक्वल टू 10 एंड v इक्वल टू 120, पुट कर देंगे रिपोर्ट निकल आएगा। पुट u इक्वल टू 10 एंड v इक्वल टू 125 इन अबव, या फिर a के अंदर। तो हमारा W कितना आ जाएगा, 18 U का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और ये 125 का क्यूब रूट, तो 125 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो W कितना बन जाएगा, 18, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और ये बन जाएगा 5 का क्यूब इंटू 1/3। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 बच जाएगा तो 5 इंटू 20 कितना होता है 100, ठीक है। तो ये पूरा 5 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, W इक्वल टू, अच्छा कर लेते हैं, 18 इंटू 100/5, 5 1 5, 5 20 20 इंटू 18 क्या आंसर आएगा, 360 आ जाएगा आंसर। तो ये मेरे पास W की वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। W कितना आ गया, 360 360 आ गया, जी भाई।
अच्छा, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। तो ये फॉर्मूला आप लोग के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 में पहले पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड जो है ना वो अंडर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल है और अंडर रूट ऑफ जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन है। Time period is proportional to under root L and inversely proportional to under root G। तो ये बन जाएगा अंडर रूट एल ओवर जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पे आएंगे टी इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो वो अलग बात है कि जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 1/2 पाई के बराबर आएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास तीन वेरिएबल है, टाइम, लेंथ और स्मॉल जी। टाइम जो है ना वो लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है और टाइम जो है वो स्मॉल जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब मैं हटाऊंगा साइन प्रोपोर्शनल का तो कोई भी कांस्टेंट आएगा, तो मैंने यहाँ पे के लिखा है। ठीक है, वो अलग बात है कि मुझे फिजिक्स में मालूम है कि यहाँ पर के जो है ना 1/2 पाई बन जाएगा, लेकिन हम मैथमेटिक्स में जिस तरीके से शुरू के सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे के की वैल्यू टी, एल और जी की वैल्यू की हेल्प से। टाइम 2 सेकंड है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम क्या लग रही है कि अगर लेंथ 100 सेंटीमीटर में है तो जो जी की वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा, ये पर सेकंड नहीं, पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो फिर लेंथ को भी यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मैं लेंथ की वैल्यू को मीटर में पुट करता हूँ। लेट्स सी पुट करने के बाद क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, तो पुट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैं साथ में यूनिट भी लिख रहा हूँ। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, मैंने 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर दिया। ठीक है, एंड जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अबव। अब इसको मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इक्वल टू के अंडर रूट एल कितना हो गया, 1 हो गया अपॉन 9.8। तो 2 इक्वल टू के और 1/9.8 का रूट कितना होता है, 1/9.8। एक आंसर आ गया, उस आंसर का हम ले लेंगे स्क्वायर। वो आ गया 0.319। तो के इंटू 0.319। तो 2/0.319 इट इज इक्वल टू के। तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, अब 2 को डिवाइड करेंगे 0.319 से। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.319 क्या गया, 6.269। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6.269। ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अगर मैं वैसे 1 को डिवाइड करूँ 2 से और फिर डिवाइड करूँ 3.142 से, तो ये 0.159 आ रही है। तो के की वैल्यू हमारी मुख्तलिफ आ रही है। यानी बस जो भी हमारी के की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको लेके हम सॉल्व करते हैं कि देखते हैं आंसर क्या आता है। के की वैल्यू पुट अबव वैल्यू इन 1। अबव वैल्यू को 1 में पुट करते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6.269 अंडर रूट एल अपॉन जी। एक दफ़ा मैं चेक भी कर लेता हूँ। टाइम पीरियड 2 सेकंड है, सवाल में भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो मैंने 1 मीटर ले लिया और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एल ओवर जी 1/9.8
यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 9.8 एक आंसर आ गया। 1/10.1 उस आंसर का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट भी आ गया इस आंसर का, और बाद में उसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2/0.319। ठीक है, सही। तो ये हमारे पास से इक्वेशन ए आ गई। अब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, पुट टी इक्वल टू लिख नहीं रहा हूँ मैं। क्या मुझे गिवन है टाइम पीरियड। अब कितना है, अच्छा अब यहाँ लिखा हुआ टाइम पीरियड निकालें अगर लेंथ 200 मीटर है। अच्छा अब यहाँ पे लेंथ 200 मीटर है और जी की वैल्यू कितनी है, 7.6 है। अब मैं काम करता हूँ, लेंथ को 2 ही रखता हूँ, यानी कि 2 मीटर रखता हूँ, ठीक है। और जी की वैल्यू 7.6 रखता हूँ, देखते हैं तो आंसर क्या आता है। टाइम पीरियड इक्वल टू 6.296। लेंथ को मैंने 2 रखा और जी की वैल्यू को मैंने कितना रखा, 7.6। 7.6, तो मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आई, लेट्स सी। 2/7.6, 2/7.6 एक आंसर आ गया। मैंने उस आंसर का ले लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट एक और आंसर आ गया। अब उस आंसर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.29 से, 6.29 से 269। तो मेरे पास आ गया टाइम 3.21 सेकेंड। लेट्स सी कि बुक के पीछे क्या आंसर है। 3.21 सेकेंड। ठीक है भाई, हमारा टाइम भी बिल्कुल ठीक आ गया। तो कितना आ गया ये, 3.21 सेकेंड। अब जरा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, जो गलतियां हैं वो आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। सवाल मेरे पास क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड जो है वो स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। तो मैंने यहाँ पे साइन को हटाया तो कितना है, टाइम पीरियड इंटू के इंटू अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अब मैंने टाइम पीरियड, लेंथ और स्मॉल जी की वैल्यू को पुट करके के की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो बुक में लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, लेकिन जो स्मॉल जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसलिए लेंथ भी मीटर में होना चाहिए। तो मैंने लेंथ की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर देने के बाद जाके पुट किया, यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड, लेंथ 1 मीटर और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बुक में हर क्वांटिटी का यूनिट भी दिया हुआ है, इसलिए आप लोग यूनिट भी लिखेंगे। यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, लेंथ 1 मीटर है, और बुक में ये मीटर पर, यानी कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को भी मैंने ऊपर पुट किया, तो जो भी हमारा के निकल जाएगा वो हमसे बोलेंगे हमारा के आया। तो हमारा के 1/2 तो नहीं आया, लेकिन जो भी आएगा हम उसी को हम के मानेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड 2 के, लेंथ 1 और स्मॉल जी 9.8। अब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1/9.8 आ गया 0.319। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड, तो के की वैल्यू आ गई 6.296। अब मैंने के की वैल्यू को पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास आ गया रिलेशन टाइम पीरियड का लेंथ और जी के लिहाज से कितना आ गया, टी इक्वल टू 6.269 अंडर रूट एल ओवर जी। इससे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ मैंने आगे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, यानी कि मुझे क्या करना है, पुट करना है एल को 2 मीटर और जी को 7.6 सेंटी वो 7.6 मीटर पर स्क्वायर इन अबव इक्वेशन। ठीक है, मुझे टाइम निकालना है जब मुझे लेंथ और जी की वैल्यू गिवन है। अच्छा बुक में यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, 200 मीटर, तो ये 2 मीटर होगी, क्योंकि जब ये 100 सेंटीमीटर है तो ये 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हम लेंगे मीटर के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर लेंथ को ले लेंगे 2 मीटर, 200 नहीं लेंगे। और जी की वैल्यू कितनी होगी, 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी डाल देंगे। जब इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड 3.21 सेकेंड। अब बुक के पीछे यही आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। Let's take a new file. Question number 5। हाँ जी,
volume of a gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the square root of pressure. So volume of a gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the square root of pressure. कुछ और तो नहीं है? ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास वेरिएशन दी हुई है, तो यहाँ पे v इक्वल टू के टी अपॉन अंडर रूट पी, ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे लाजमी वी, टी और पी तीनों की वैल्यू दी हुई होगी, जिसको पुट करके मैं के निकालूंगा। क्या दी हुई है? वी 100 है, टी 30 और पी 64। पुट v इक्वल टू 100, टी इक्वल टू 30 एंड p इक्वल टू 64 इन अबव। जब पुट करेंगे तो v कितना आ गया? 100 आ गया। 100 इक्वल टू के, t कितना आ गया? 30 और p कितना आ गया? रूट ऑफ 64। तो ये बन गया 100 इक्वल टू के इंटू 30 अपॉन 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। तो 8 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 30। ये मेरे पास आ जाएगी के की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 1 नहीं, और तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, 10 इंटू 8/3, तो के कितना आ जाएगा? 80/3 आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? 80/3, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिलेशन वॉल्यूम का। तो V इक्वल टू 80/3 अब T अपॉन अंडर रूट पी। तो ये मेरे पास आगे रिलेशन वॉल्यूम का टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से, इससे मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा। अब मुझे क्या गिवन है? v की वैल्यू निकालनी है जब t 60 और p 81 है, तो इन दोनों को पुट कर देंगे, v निकल आएगा। t 60 और p 81, पुट t इक्वल टू 60 एंड p इक्वल टू 81 इन अबव। अगर इसे पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 80, t कितना 60/3 अंडर रूट पी, पी कितना आ गया 81। तो v इक्वल टू अभी बन जाएगा 80 इंटू 60/3 और इंटू 9। जितना कट सकता है काट देंगे। 3 1 द 3, 3 20 द 60। मेरे ख्याल में और इतना नहीं कट रहा, तो 80 इंटू 20/9 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 इंटू 20/9, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 9, यार 177.77। अच्छा, यहाँ पे मुझे वैल्यूज यूनिट में दी हुई है कि नहीं दी हुई है? ठीक है, मुझे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 177.7 क्यूबिक यूनिट। अब वो यूनिट क्या है मुझे नहीं पता। अगर लिखा होता कि वो फर्ज करें कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है ना वो होते हैं एस आई यूनिट के अंदर, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं एस आई यूनिट के अंदर। ठीक है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाता है। लेकिन मुझे किसी का भी यूनिट गिवन नहीं है, तो ये बन जाएगा क्यूबिक यूनिट। और जैसे कभी निकालेंगे एरिया, अगर मुझे यूनिट ना मालूम हो तो आंसर कितना आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। कोई लेंथ निकालेंगे, ठीक है, तो लेंथ सिंपल आंसर इतने यूनिट आ जाएगा। वो यूनिट क्या था मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 18.5 ख़त्म हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।